आज की हमारी पड़ताल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी का चालान कटने का मैसेज ट्रैफिक पुलिस से पहले आपके व्हाट्सएप पर आ जाए, या आपके बच्चे स्कूल में अकबर के साथ साथ महाराणा प्रताप और अमृता देवी बिश्नोई की कहानियां भी उतनी ही दिलचस्पी से पढ़ें? हमारे पास आज 19 फरवरी 2026 की कुछ खबरें हैं जो राजस्थान के अलग-अलग कोनों से आई हैं। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। ऊपर से देखने में ये सब अलग-अलग मामले लगते हैं, एक ट्रैफिक चालान का, दूसरा सरकारी नौकरी का, तीसरा स्कूलों का। लेकिन जब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो प्रशासन, शिक्षा और आम आदमी की जिंदगी की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। तो चलिए इन खबरों की एक-एक परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ बदल रहा है, कहाँ मुश्किलें हैं और इन सब का हम पर क्या असर पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं बीकानेर की उस खबर से जो हर गाड़ी चलाने वाले से जुड़ी है। अब आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस चालान की सूचना सीधे आपके मोबाइल पर भेजेगा। इसके लिए सभी गाड़ी मालिकों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराना जरूरी कर दिया गया है। अब चालान की जानकारी एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल पर तुरंत आ जाएगी। ये केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में हुए एक बदलाव के तहत हो रहा है। तो अब ये बहाना नहीं चलेगा कि चालान घर पहुंचा ही नहीं। पर क्या ये सिर्फ एक सुविधा है? नहीं, ये सिर्फ एक सुविधा से कहीं ज्यादा है। असल में ये डिजिटल निगरानी के जरिए जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की एक कोशिश है। अच्छा। हाँ, जब ई चालान सीधे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा तो सबसे बड़ा असर ये होगा कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी या कहिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। चालान भरना, उसका रिकॉर्ड अपडेट करना, सब कुछ तेजी से और बिना किसी गड़बड़ी के होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिस्टम को सुधारने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती भी है? मान लीजिए किसी का नंबर बदल गया और वो अपडेट कराना भूल गया। बिल्कुल। या किसी बुजुर्ग के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनका क्या होगा? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यही तो डिजिटल गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ हम सिस्टम को एफिशिएंट बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी पक्का करना होगा कि कोई पीछे ना छूट जाए। सही बात है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने होंगे, लोगों को बताने के तरीके आसान करने होंगे, वरना एक अच्छी खासी व्यवस्था वो डिजिटल डिवाइड की वजह से कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये प्रशासन को और असरदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी से चीजें आसान और पारदर्शी हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की दुनिया हमेशा इतनी सीधी और सरल नहीं होती। हाँ बिल्कुल, जैसा कि अजमेर से आई एक खबर हमें बताती है। ये मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की एक भर्ती से जुड़ा है। पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती थी और मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। हुआ ये कि कुछ उम्मीदवार मेरिट में आने के बाद भी नौकरी से बाहर कर दिए गए। और वजह बड़ी अजीब है। उन पर न्यूनतम 50% नंबरों की शर्त लगा दी गई, जो भर्ती के मूल नियमों में कभी थी ही नहीं। क्या? जी, ये शर्त बाद में जोड़ी गई। ये मामला असल में नियमों की व्याख्या और उन्हें लागू करने के तरीके पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। नियम पहले कुछ और थे और प्रक्रिया के बीच में कुछ और हो गए। ये तो उम्मीदवारों के साथ सरासर नाइंसाफी है। यही तो वो लोग कह रहे हैं। राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 में ऐसा कोई नियम था ही नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि खुद आयोग ने 9 फरवरी 2026 को एक प्रेस नोट में ये माना है कि इन सेवा नियमों में कम से कम नंबरों की कोई शर्त नहीं थी। ये मानने के बावजूद शर्त हटाई नहीं गई और इसका नतीजा ये हुआ कि कई काबिल उम्मीदवार जो पिछले 6 सालों से इस भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो बाहर हो गए। 6 साल, ये तो किसी के करियर का सबसे कीमती वक्त होता है। बिल्कुल। और सिर्फ एक ऐसे नियम की वजह से बाहर हो जाना जो पहले था ही नहीं, ये तो बहुत ही निराशाजनक है। एक उम्मीदवार का मामला तो ऐसा है कि वो सिर्फ 0.25% नंबर कम होने की वजह से बाहर हो गया। सोचिए जरा, मेरिट में नाम आने के बाद इस तरह बाहर होना ये सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बेकम, ये हमें दिखाता है कि प्रशासनिक फैसलों में छोटी छोटी गलतियों या कहिए मनमानी का कितना बड़ा खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये उन लोगों के सालों की मेहनत, उनके परिवार की उम्मीदों का सवाल है। सही बात है। एक तरफ हम ई चालान से सिस्टम को पारदर्शी बना रहे हैं और दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया में ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं। यही विरोधाभास असल चुनौती है। तो एक तरफ प्रशासनिक नियमों में इतनी उलझने हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार भविष्य को आकार देने की कोशिश कर रही है, और वो जगह है हमारे स्कूल। चलिए अब शिक्षा के क्षेत्र में चलते हैं, जहां भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं।
अजमेर से ही एक और खबर है। नए सेशन 2026-27 से क्लास 1 से 7 तक के बच्चों के लिए नई किताबें आ रही हैं और इन किताबों में राजस्थान की संस्कृति, भूगोल, कला और महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा। हाँ, अब छात्र महाराणा प्रताप, चंद बरदाई, महारानी पद्मावती और खिजड़ली की रानी अमृता देवी बिश्नोई जैसे स्थानीय नायकों और नायिकाओं के बारे में अपनी किताबों में पढ़ेंगे। कक्षा 6 और 8 में तो हमारा राजस्थान नाम से एक पूरी किताब ही होगी। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। शिक्षा को ज्यादा स्थानीय और प्रासंगिक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति के बारे में जानना ही चाहिए। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? मतलब क्या इससे शिक्षा का दायरा सिर्फ एक राज्य तक सिमट कर रह जाने का कोई खतरा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसका मकसद बच्चों में अपने इतिहास और अपनी विरासत को लेकर एक गर्व पैदा करना है। जब बच्चे ऐसे नायकों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये तो है। लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्थानीय इतिहास के साथ साथ राष्ट्रीय और वैश्विक इतिहास पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है ताकि बच्चों की सोच व्यापक बने। चुनौती इसी संतुलन को साधने की है। और एक और बात, क्या सिर्फ किताबें बदल देना काफी है? इन नए विषयों को पढ़ाने के लिए क्या हमारे शिक्षक तैयार हैं? बेहतरीन सवाल। यही असली मुद्दा है। आप पाठ्यक्रम तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर उसे पढ़ाने वाले शिक्षक ही ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं, तो उस बदलाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए बड़े पैमाने पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे। और यहीं पर शिक्षा व्यवस्था के विशाल आकार की चुनौती सामने आती है, जिसका अंदाजा हमें उदयपुर से आई एक और खबर से मिलता है। हाँ, वहाँ 5 जिलों में कक्षा 5 और 8 की बोर्ड जैसी एक परीक्षा शुरू हो रही है। नाम है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा और इसके लिए 1970 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अकेले उदयपुर और सलुम्बर जिलों में ही 1642 केंद्र हैं। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े हमें उस मशीनरी का साइज दिखाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक तरफ किताबों में बदलाव का नीतिगत फैसला है और दूसरी तरफ लाखों बच्चों के लिए परीक्षा कराने की ये जमीनी हकीकत है। इसमें सवालिया पर्चों को सुरक्षित पहुंचाने से लेकर परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने और फिर लाखों कॉपियों को सही से जांचने तक न जाने कितने काम शामिल हैं। ये दिखाता है कि शिक्षा में कोई भी बदलाव सिर्फ एक सर्कुलर जारी करने से नहीं होता। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत तंत्र चाहिए होता है। लेकिन इसी तंत्र में एक बहुत बड़ी दरार भी दिख रही है। जयपुर से खबर है कि प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने से मना करने की चेतावनी दे दी है और वजह है पैसा। सरकार पर इन प्राइवेट स्कूलों का पिछले सत्र का करीब 900 करोड़ रुपए बकाया है। 900 करोड़? जी, स्कूल क्रांति संघ नाम के संगठन ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार ये पैसा नहीं देती तो वे 2026-27 के सेशन में RTE के तहत एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं है, ये हजारों गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है। बिल्कुल। RTE एक ऐतिहासिक कानून है जिसने लाखों बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया है। अब ये पूरा ढांचा ही खतरे में लग रहा है। 900 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। सरकार की तरफ से भुगतान में ये देरी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ फंड की कमी है या कोई और प्रशासनिक अड़चन है? इसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं। अक्सर सरकारी खजाने पर दबाव होता है और भुगतान में देरी हो जाती है। कई बार प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि फाइलें महीनों तक अटकी रहती हैं। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, इसका खामियाजा बच्चों और उनके माता पिता को भुगतना पड़ सकता है। और समय भी तो कम है। हाँ, सबसे चिंता की बात समय की ही है। RTE के ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू होने हैं और लॉटरी 6 मार्च को निकलनी है। मतलब सरकार के पास इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 2 हफ्तों से भी कम का वक्त है। अगर ये मामला नहीं सुलझा तो क्या होगा? अगर ये गतिरोध नहीं टूटता है तो इसका सीधा असर उन लाखों परिवारों पर पड़ेगा जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इस कानून पर निर्भर है। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छी से अच्छी नीति भी अगर सही फंडिंग और क्रियान्वयन के अभाव में जमीन पर दम तोड़ सकती है। शिक्षा और प्रशासन की इन चुनौतियों के बीच अब बात करते हैं रोजगार की और उन आधुनिक खतरों की जो हमारी जेब और पहचान दोनों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जयपुर से खबर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से जुड़ी है।
ये युवा मांग कर रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अगर कोई चुना गया उम्मीदवार 1 साल के अंदर नौकरी छोड़ देता है तो उस खाली पद को प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और तार्किक मांग है ना? बिल्कुल। अक्सर होता यह है कि एक उम्मीदवार मान लीजिए चतुर्थ श्रेणी में चुन लिया गया, लेकिन साथ ही वो किसी बेहतर नौकरी की तैयारी भी कर रहा है। जैसे ही उसकी दूसरी नौकरी लगती है वो उसे छोड़ देता है। ऐसे में वो पद खाली हो जाता है और फिर उसे भरने के लिए वही लंबी प्रक्रिया। हाँ, वही लंबी भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है जिसमें सालों लग जाते हैं। ये मांग तो बिल्कुल जायज लगती है। इससे न जाने कितने युवाओं का भला होगा जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में बस कुछ नंबरों से रह गया था। तो फिर सरकार इसे लागू करने में इतनी देर क्यों कर रही है, जबकि बजट में इसकी घोषणा भी हो चुकी है? यही तो हमारे सिस्टम की एक बड़ी विडंबना है। घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उन्हें नियमों में बदलकर नोटिफिकेशन जारी करने में महीनों, कभी-कभी साल लग जाते हैं। इसके पीछे अक्सर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप या कहिए लाल फीताशाही होती है। फाइलें घूमती रहती हैं। बिल्कुल, फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं। ये मांग बेरोजगारी की बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा करती है। ये बताती है कि एक-एक सरकारी पद के लिए कितना कड़ा मुकाबला है और इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक खाली पद का भरना कितना मायने रखता है। और अब अंत में एक ऐसी खबर जो हम सभी को चौंका भी सकती है और सावधान भी करती है। डिजिटल लूट का एक नया और खतरनाक हथियार। खबर ये है कि अब साइबर अपराधी बिना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के ही लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। ये सुनकर ही डर लगता है। हाँ, और जिस तरीके का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। वो इस्तेमाल कर रहे हैं ENUWR का, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट। ये क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो वो आपके बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स। बिना OTP के ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हमारी सबसे सुरक्षित पहचान माने जाते हैं अब उतने सुरक्षित नहीं रहे। बिल्कुल, यही इस खबर का सबसे खतरनाक पहलू है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। जिस बायोमेट्रिक तकनीक को हम सुरक्षा का कवच मानते थे, अपराधी अब उसी में सेंध लगा रहे हैं। ये फिंगरप्रिंट्स उन्हें अक्सर सरकारी दस्तावेजों जैसे जमीन के कागजात की रजिस्ट्री वगैरह से लीक हुए डेटा से मिल जाते हैं। अच्छा। और आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक OTP से होने वाले फ्रॉड की हिस्सेदारी 2021 में 46% थी, जो 2023 में घटकर सिर्फ 26% रह गई है। इसका मतलब है कि अपराधी अब ज्यादा शातिर और नए तरीके अपना रहे हैं। एग्जैक्टली। वो अब उन तरीकों पर फोकस कर रहे हैं जहां यूजर को पता भी नहीं चलता और उसका खाता खाली हो जाता है। ये साइबर सुरक्षा के लिए एक नई और बहुत बड़ी चुनौती है। और राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तेलंगाना साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बनकर उभरा है, लेकिन राजस्थान में भी साइबर अपराध की दर 47.9 प्रति लाख व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है और बेहद चिंता की बात है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? आज हमने जिन अलग अलग खबरों पर बात की वो हमें क्या बताती हैं? एक तरफ डिजिटल चालान से व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ भर्ती नियमों की उलझनों में युवा 6-6 साल से फंसे हुए हैं। एक तरफ स्कूलों में बच्चों को स्थानीय नायकों की कहानियां पढ़ाने की तैयारी है ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ें, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर ही फंड का संकट मंडरा रहा है। अगर हम इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो ये एक ऐसे राज्य की तस्वीर है जो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता, अवसर और चुनौतियां सब एक साथ चल रहे हैं। तकनीक से पारदर्शिता लाने की कोशिश तो है, लेकिन पुरानी व्यवस्था की ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियां उस रास्ते में खड़ी हैं। भविष्य की पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का नेक इरादा तो है, लेकिन वर्तमान की आर्थिक चुनौतियां उस इरादे को कमजोर कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि रास्ता सीधा नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि तरक्की का रास्ता कभी भी एक सीधी लकीर नहीं होता। उसमें बहुत से मोड़ और उतार चढ़ाव होते हैं। और अब आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने 2 तरह की पहचान की बात की। एक हमारी सांस्कृतिक पहचान, जिसे स्कूलों में स्थानीय महापुरुषों की कहानियां शामिल करके और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी हमारी डिजिटल पहचान, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारा मोबाइल नंबर, जिसे साइबर अपराधी निशाना बना रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जब दुनिया और ज्यादा डिजिटल हो जाएगी, हमें अपनी किस पहचान की ज्यादा हिफाजत करने की जरूरत पड़ेगी? अपनी सांस्कृतिक पहचान की, जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, या अपनी डिजिटल पहचान की, जिसके बिना शायद हम कल कोई लेन देन ही ना कर पाएं?